हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप मार्क एजुकेशन। मेरा नाम है गुरजीत अग्रवाल और आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स पढ़ने से पहले हमेशा ही मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी बस की तरह है जिसमें सवार होकर फिजिक्स अपने कारनामे दिखा सकती है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स अधूरी है। मतलब फिजिक्स का कोई भी काम मैथमेटिक्स की हेल्प के बिना करना संभव नहीं है। यानी आप ये बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स लंगड़ी है, चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक हम फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले पढ़ने वाले हैं वो हैं वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ्स। ठीक है, ये 5 बेसिक टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं फिजिक्स में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी ये जो सीरीज़ चला रहा हूँ, इस सीरीज़ के अंदर हम वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वेक्टर के इंट्रोडक्शन से बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक धीरे धीरे लेके जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ उन सारी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, यानी द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, यानी मतलब किसी ना किसी स्केल पे उनको मेज़र किया जा सकता हो। जैसे कि लेंथ, एरिया। मतलब कोई बोले किसी रोड का लेंथ कितना है तो अपने उसको मेज़र करके बोल सकते हैं 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। किसी फ्लोर का, किसी सरफेस का एरिया हम बता सकते हैं मेज़र करके कि कितने स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट एरिया है। किसी ऑब्जेक्ट का मास मेज़र करके हम बता सकते हैं, उसका वॉल्यूम मेज़र करके बता सकते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, टेम्परेचर मेज़र करके बता सकते हैं, वर्क डन कितना हुआ ये मेज़रमेंट्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर, एनर्जी, फोर्स, ये सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू नंबर्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो जिनकी वैल्यूज़ नंबर्स में बताना पॉसिबल है उन सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, मतलब इनके अलावा बचा क्या, मतलब कौन सी क्वांटिटीज़, जैसे इमोशंस को हम मेज़र नहीं कर सकते। कोई बोले मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि सर आपने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है, तो खुशी का कोई मेज़रमेंट नहीं है। मैं पूछूंगा कि कितनी खुशी हो रही है तो बोलेगा बहुत खुशी हो रही है। मान लो कितनी खुशी हो रही है तो बोलेगा बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा कितनी, उसका कोई मेज़रमेंट नहीं है। वो नंबर्स में नहीं बता सकता कि मुझे 3 लीटर खुशी हो रही है या 10 लीटर खुशी हो रही है, नहीं बता सकता, है ना। तो सिमिलरली अगर कोई बोले मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे दर्द हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, तो इन सारी चीज़ों का कोई मेज़रमेंट नहीं है ना। उनको फिज़िकली किसी स्केल पे मेज़र नहीं कर सकते, उनकी कोई वैल्यू हम नंबर्स में नहीं बता सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं बोलेंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ सिर्फ वही क्वांटिटीज़ होंगी द वैल्यूज़ ऑफ विच, ठीक है, द वैल्यू ऑफ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ठीक है, उनकी कोई ना कोई यूनिट भी होगी पक्का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैव सम यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने कैटेगराइज कर रखा है। तो देखना, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को किन किन कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज किया है। तो 2 मेजर कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हमने उन्हें कैटेगराइज किया है। तो फर्स्ट ऑफ देम इज स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरी हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ उनको बोलेंगे सिर्फ जिनका मैग्नीट्यूड बताने की ज़रूरत होगी और मैग्नीट्यूड बताते ही उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्केलर्स में सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं वो, देयर इज़ ओनली वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ देयर मैग्नीट्यूड, कि वो वैल्यू कितना है। जैसे किसी ने बोला किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है तो अपने बोलेंगे मीटर्स में कोई आंसर दे देंगे। जैसे किसी ने बोला 5 मीटर या फिर 3 मीटर, तो इतना बोलते ही आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी ने बोला इस नोटबुक का एरिया कितना है, इस फ्लोर का एरिया कितना है, तो हमने बोला इसे 2 मीटर स्क्वायर या फिर 100 फीट स्क्वायर फीट, तो आंसर कंप्लीट हो गया।
मतलब उसमें अपने को कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी ने बोला इस बॉल का मास कितना है, तो हमारा आंसर हुआ कि मान लिया किसी ने बोला 2 kg या फिर 5 kg। तो किसी ने बोला इस ग्लास का वॉल्यूम कितना है, तो हमने बोल दिया कि मान लिया 1/2 लीटर या फिर 1 लीटर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते ही कंप्लीट हो गया, उसमें हमें कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, जैसे कि फोर्स है, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला किसी एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आएगी किस डायरेक्शन में, मतलब अगला सवाल क्या उठेगा, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, किधर लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन का, ठीक है। तो हमें 5 न्यूटन बताना इनफ नहीं है, उसके साथ साथ डायरेक्शन अपने आप बतानी ज़रूरी हमें फील हुई, हमें महसूस हुई कि उसकी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब भी किसी क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताने का सेंस आए, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो हम बोलते हैं कि वेक्टर्स के अंदर 2 इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक उनका मैग्नीट्यूड, दूसरी उनकी डायरेक्शन, ठीक है। तो जिन भी क्वांटिटीज़ में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बतानी ज़रूरी है, डायरेक्शन बताए बिना काम चलेगा नहीं, उन क्वांटिटीज़ को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे अगर कोई बोले स्पीड कितना है, तो हम बोलेंगे कि मान लिया 20 मीटर पर सेकेंड या 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कोई बोले वेलोसिटी कितना है, तो अपने को बोलना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकेंड XYZ किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो हमें डायरेक्शन भी साथ साथ बताना पड़ेगा। किसी ने बोला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम बोलेंगे कि किस डायरेक्शन में। मान लिया किसी ने बोला कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये सवाल पूरा है। लेकिन अगर किसी ने बोला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हमें अपने आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन बताना पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला एक ऑब्जेक्ट को, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पे पड़ा है किसी टाइम पे, ठीक है। तो किसी ने बोला इस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया हमने, ठीक है। तो 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो अगला सवाल है किधर कर दिया। 5 मीटर डिस्प्लेस तो आप इधर भी कर सकते हो, 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 या फिर इधर भी कर सकते हो। तो हमें 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, साथ साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, डायरेक्शन बताए बिना काम चलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। किसी ने बोला एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। अब अगला सवाल है कि फोर्स किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। हो सकता है फोर्स इधर लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लेफ़्ट साइड में लग रहा हो, या फिर ऊपर की तरफ लग रहा हो, या फिर किसी और ही डायरेक्शन में लग रहा हो, किसी एंगल पे। तो इन सारी चीज़ों में कुछ अंतर है क्या? बिल्कुल। आप नोटिस करें कि यदि इन सारे केसेस में मैं 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा हूँ, बट मैं अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो उससे चेंज क्या हो रहा है। अब देखें, पहले केस में ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरे केस में ब्लॉक का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तीसरे केस में इधर मूवमेंट, चौथे केस में इधर मूवमेंट, पांचवें केस में ऊपर की तरफ मूवमेंट। तो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाने पे सेम ही अमाउंट का फोर्स लगाया हमने, बट ब्लॉक का मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बदलने से ही उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट कॉज हो रहा है वो इफ़ेक्ट चेंज हो गया। इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोर्स अपनी डायरेक्शन बताए बिना अधूरा है, उसका इफ़ेक्ट ही चेंज हो जाएगा यदि सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल दी जाए तो, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ से अपने को एक बात तो क्लियर होगी कि फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब फोर्स पक्का वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। फिर मान लिया किसी ने बोला एक एक कार्ट है, ठीक है, एक कार्ट है,
इस तरीके से, ये इधर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये इसका चलो मान लिया वेलोसिटी बोल दिया हमने, ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब किसी ने बोला इस कार्ट का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी ने बोला इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हमें एक्सेलरेशन की इमीडिएटली डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने बोला कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हो सकता है वो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हो सकता है वो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर वो एक्सेलरेशन सेम ही डायरेक्शन में हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा हो, है ना। यदि उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे की तरफ ले लिया जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लिया दोनों को अलग अलग केस नाम दे देता हूँ, इसका नाम पहला केस, इसका नाम दूसरा केस। अगर हम सेकंड केस लेते हैं यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट लेते हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी पक्का कम हो रहा होगा। तो सिर्फ डायरेक्शन बदला हमने, दोनों ही केसेस में मैग्नीट्यूड रखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का। सिर्फ डायरेक्शन बदलने से क्या हुआ, पहले केस में तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, दूसरे केस में वेलोसिटी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बिल्कुल सेम वैसे ही केस है, आप बाइक पे जा रहे हो तो एक्सेलरेटर दबा रहे हो तो हो क्या रहा है, एक्सेलरेट हो रही है बाइक, आगे की तरफ जा रही है ना, तो वेलोसिटी बढ़ रही है आपकी। सिमिलरली अगर आपने क्या किया, बीच में ब्रेक मार दिया एक जगह पे जाके, तो जब आपने ब्रेक मारा तो आपका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो गया, पीछे की डायरेक्शन में हो गया। पीछे की डायरेक्शन में होने का मतलब क्या हुआ, आपका वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही कम होने चालू हो गए। तो हुआ क्या, सिर्फ डायरेक्शन बदला, डायरेक्शन बदलने से उसकी वजह से जो इफेक्ट कोज हुआ वो इफेक्ट ही चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। लेकिन अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं आएगा। जैसे किसी ने बोला मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, बकेट मान लो चाहे कंटेनर मान लो, चलो बकेट बोल दिया, ये एक बकेट है। ठीक है, इस बकेट के अंदर 3 लीटर पानी है। ठीक है, देयर इज़ 3 लीटर वाटर हेयर, मान लिया दिस इज़ 3 लीटर। अब किसी ने बाहर से 2 लीटर पानी और डाल दिया, ठीक है, प्लस 2 लीटर और डाल दिया, तो 2 लीटर पानी डालने के बाद अब कोई पूछे इसके अंदर टोटल पानी कितना हो गया, तो सीधा सीधा हम आंसर क्या देंगे, 2 लीटर और जोड़ दिया, हमारा आंसर क्या होगा, 5 लीटर। क्या हमने ये पूछा कि पानी किस डायरेक्शन में डाला, नहीं ना। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम इसका सिर्फ 2 लीटर और ऐड करने पे, 2 लीटर और वॉल्यूम डालने पे हमें डायरेक्शन के कोई सेंस की ज़रूरत नहीं है। हमें पक्का पता है कि 3 लीटर था, 2 लीटर और ज़्यादा डाल दिया तो 5 लीटर हो जाएगा, है ना। तो इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम पक्का ही स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। जैसे एक आध एग्जांपल और लेते हैं, मान लिया मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर में अगर किसी ने बोला कि ये एक रूम है, ठीक है, तो ऐसे क्यूबिकल सा रूम बना देते हैं। ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर मान लिया अभी 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसके अंदर एसी चला दिया। ठीक है, मान लिया यहाँ से एसी कूलिंग करने चालू हो गया, तो कूलिंग करना चालू हो गया तो एसी का टेम्परेचर मान लिया हमने सेट कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर हम बहुत देर बाद आएंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो इस रूम का टेम्परेचर पक्का 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका होगा। तो अब ये टेम्परेचर बताने में हमें कोई भी डायरेक्शन के सेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब किसी ने बोला पहले तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, अगर बहुत देर तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करके एसी चल रहा है तो रूम का टेम्परेचर पक्का कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब ये डेफिनेटली अज्यूम करके चल रहे हैं कि चारों तरफ से रूम के दरवाजे खिड़कियाँ बंद है। ठीक है, कहीं से भी हीट अंदर नहीं आ रही है। ठीक है, तो पक्का फिर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कूलिंग किस डायरेक्शन से आ रही है या टेम्परेचर किस डायरेक्शन से कम हो रहा है, नहीं ना। ओवरऑल हमें सिर्फ ये बताना पड़ा कि टेम्परेचर इतना हो गया।
तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम चल गया है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो स्केलर्स की बात हमें नहीं करनी है चैप्टर में, सिर्फ वेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स की सबसे पहले बात करते हैं। वेक्टर्स होते क्या हैं? वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई ओनली बाई एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब ऐसे एक एरो बना दिया, उस एरो के आगे ऐसे हेड लगा दिया एक। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ डायरेक्टेड एरो जो होगा उसको हम बोलेंगे वेक्टर। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोल दो। तो इस के जो ये फ्रंट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं हेड ऑफ दिस वेक्टर, हेड। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और इस वेक्टर का नाम कैसे रख सकते हैं? ए वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे नाम तो ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं। मान लिया कि ए नाम रखा, तो ए के ऊपर एक वेक्टर लगा देंगे, ऐसे एरो लगा देंगे, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे ए वेक्टर। या फिर ए के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, तो इसको भी प्रोनाउंस करेंगे ए वेक्टर, यही सेम ही नाम। ठीक है, तो ए वेक्टर हो गया। अच्छा, अगर मैं इसका नाम बी रखता तो बी के ऊपर एरो लगा देते, तो अपने बोलते बी वेक्टर, बी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है, या फिर बी के ऊपर बार लगा दिया तो भी उसका नाम क्या हो जाता? बी वेक्टर। इस तरीके से नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला हमने? आगे हमने बोला कि लेंथ ऑफ दिस एरो। तो हमने बोला कि ये जो एरो हमने बनाया, लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट्स देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मतलब ये जो मैंने एरो बनाया, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, ये लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, जो भी हमने नाम रखा, ए नाम रखा तो उसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ ए, या फिर इसको सिंपली ए भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। इनमें से कुछ भी लिख दो, सारी चीज़ें सही हैं, सब चलेगा। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, रिप्रेजेंट देयर डायरेक्शन, मतलब जो भी वेक्टर है जिस डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, तो अगर ये एरो है तो इसका मैग्नीट्यूड तो इसकी लेंथ के बराबर हो गया। ठीक है, ये जो इसका लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में ये एरो पॉइंटेड है, यही वाला डायरेक्शन, यही वाला डायरेक्शन इस वेक्टर का भी डायरेक्शन हो गया। ठीक है, जैसे किसी ने बोला कि मान लिया ये मेरे पास एक एरो है, इसका लेंथ 3 मीटर है। ठीक है, तो किसी ने बोला ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 3 मीटर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन हम बोलेंगे डायरेक्शन भी यही वाला होगा जिस डायरेक्शन में ये एरो पॉइंटेड है। ठीक है, अभी तक जितनी हमें इन्फॉर्मेशन पता है, जितना हमने सीखा है, उसके आधार पे हम डायरेक्शन ऐसे ही बता पाएंगे। और भी तरीके हैं डायरेक्शन बताने के, पर उसके लिए फिर और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर किसी ने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके आधार पे सिर्फ इतना ही बता पाएंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे चल के देखेंगे डायरेक्शन को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मॉडुलस को मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे मॉडुलस मैग्नीट्यूड को मॉड ए यानी मॉडुलस ए, मॉडुलस का ही शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, मॉडुलस को शॉर्टकट में मॉड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मॉड ए। तो अगर मैंने मॉड ए बोला तो यानी मॉडुलस ऑफ ए बोल रहा हूँ। ये इसको पढ़ते हैं हम ए कैप, ए कैप। ठीक है, ये जो डायरेक्शन मैंने बताया ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं अभी के लिए। अगर किसी वेक्टर का नाम ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे किससे? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ए से। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। ठीक है, अगर किसी वेक्टर का नाम बी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉड बी से, उसकी डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे बी कैप से। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे ये मैंने 3 एक्सिस बना रखे हैं जिसको हम राइट हैंड एक्सिस सिस्टम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट
हैंड एक्सिस सिस्टम। ठीक है, राइट हैंड एक्सिस सिस्टम का क्या मतलब है, यानी अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को पहले एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करो, फिर वहाँ से वाई की तरफ टर्न करना शुरू करो। पहले क्या करो, एक्स एक्सिस की तरफ टर्न करो, ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर लिया, जैसे मान लिया ये वाला डायरेक्शन एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो मैं एक बारी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मान लिया जैसे ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लिया वाई डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले फिंगर्स को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट किया ऐसे, ठीक है, और पाम को वाई की डायरेक्शन में रखना है। पाम को वाई की डायरेक्शन में, जो मेरा पाम है वो ऊपर की तरफ ओपन है, तो एक्स की डायरेक्शन में फिंगर, पाम वाई की डायरेक्शन में। अब धीरे धीरे फिंगर्स को वाई की तरफ टर्न करना शुरू किया, ऐसे वाई की तरफ टर्न करना शुरू किया, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन आएगा वो हमें जेड एक्सिस का डायरेक्शन देगा। तो ये राइट हैंड का है ना, ये राइट हैंड से मैंने ऐसा किया, राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न किया, तो राइट हैंड का जो थंब है वो मुझे जेड की डायरेक्शन दे रहा है, इसीलिए हम इसको राइट हैंड एक्सिस सिस्टम करते हैं, बोलते हैं। अगर यही वाली चीज़ मैं लेफ्ट हैंड से करता तो फिर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाती। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाती जेड एक्सिस की, जो अभी हमारी आ रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, वो वाली डायरेक्शन कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पे भी एक्सिस सिस्टम यूज़ करेंगे वो हमेशा यही वाला एक्सिस सिस्टम यूज़ करेंगे, जिसमें फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को एक्स एक्सिस से वाई की तरफ टर्न करेंगे, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी उसको जेड एक्सिस की डायरेक्शन बोलेंगे। तो ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आप सोच के देख सकते हो, सोच के देख सकते हो, ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है, इसमें आप एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स को टर्न करके देखो और जेड की तरफ जाके देखो कि क्या अंगूठे की डायरेक्शन सही आ रही है, जेड की तरफ ही आ रही है या नहीं। ठीक है, तो जो हमारा राइट हैंड सिस्टम है, राइट हैंड एक्सिस सिस्टम है, इस एक्सिस सिस्टम में हमने क्या किया, कुछ बेसिक से वेक्टर डिफाइन कर लिए। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, एनी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। ठीक है, 1 यानी सिंगल यूनिट। तो 1 के बराबर किसी का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे कोई वेक्टर ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो इसको मैं ए वेक्टर को, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को डिफाइन करने से पहले हमने क्या किया, 3 बेसिक से वेक्टर डिफाइन कर लिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। हमने क्या बोला, अगर कोई आदमी ओरिजिन पे खड़ा है और ओरिजिन से खड़ा होके एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट चले, ठीक है, 1 यूनिट चले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो वेक्टर बना, ठीक है, इस वेक्टर का लेंथ है 1 यूनिट, क्योंकि ये कहाँ पे पहुँचा है कौन से पॉइंट पे, 1,0,0 इस पॉइंट पे पहुँचा है। तो हमने क्या बोला, ये 1 यूनिट चला है, तो ये जो वेक्टर आया, इस वेक्टर का नाम रख देते हैं, मान लिया ओ ए वेक्टर। ठीक है, इसका नाम मैंने ओ ए वेक्टर रख दिया। तो ये जो ओ ए वेक्टर है, इसका हमने एक स्टैंडर्ड नेम बना दिया, यूनिवर्सली स्टैंडर्ड नेम। वो स्टैंडर्ड नेम है आई कैप। मतलब क्या होगा कि अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंटेड, यानी कलर चेंज करके बनाता हूँ, यानी क्या बोला हमने कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंटेड, ठीक है, उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो, और उसका लेंथ यदि 1 यूनिट के बराबर हो, तो हम बोलेंगे ऐसे वेक्टर का नाम हमने रख दिया आई कैप। बिल्कुल सिमिलरली हमने बोला कि यदि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कोई वेक्टर पॉइंटेड है और उसका लेंथ 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है, तो उस वेक्टर का नाम हम रख देंगे जे कैप। ठीक है, और सिमिलरली कोई वेक्टर यदि जेड एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंटेड है, उसका लेंथ 1 यूनिट है, तो उसका नाम हमने रख दिया क्या, के कैप। ठीक है, अब इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। जैसे अब अगर मुझे कोई ऐसा वेक्टर बताना है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंटेड है, बट उसकी लेंथ जो है वो 2 यूनिट है, ठीक है, उसकी लेंथ 2 यूनिट है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये वेक्टर कितना हो गया, ये दिस वेक्टर इज उसका डबल, यानी इसको बोलूँगा 2 आई कैप। अगर कोई वेक्टर
पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंटेड है, उसकी लेंथ 3 यूनिट है, ठीक है, उसकी लेंथ 3 यूनिट है, तो मैं उसका नाम क्या बोलूँगा, 3 j कैप। तो अगर मैंने बोला कि कोई वेक्टर है 3 j कैप, यानी मान लिया मैंने साइड में कहीं पे बोला कि कोई वेक्टर 3 j कैप है, तो इसका मतलब मेरे को ये बोलते ही क्या समझ में आया कि एक तो वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंटेड है, उसकी डायरेक्शन पता चल गई, और दूसरा उसकी लेंथ 3 यूनिट है। तो मेरे को 3 j कैप बोलते ही ये समझ में आ गया कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हैं, तो मुझे और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए हमने क्या किए, 3 स्टैंडर्ड बना लिए। अगर किसी ने बोला एक वेक्टर 5 k कैप है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा वेक्टर है, अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है, तो अपने बोलेंगे अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड को शॉर्टकट में मैग लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड 5, एंड डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू पॉजिटिव जेड एक्सिस, के कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है इस तरह से। अगर किसी ने बोला एक वेक्टर है -7 i कैप, तो माइनस से क्या हुआ, माइनस का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो, ठीक है, जो आई कैप की डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमने क्या बोला, अ वेक्टर, इसका मतलब हुआ कि अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड वही होगा जो आई कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 7, तो मैग्नीट्यूड 7, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑपोजिट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्शन, या फिर ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, डायरेक्शन इन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे, और एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड क्या होती है, ये वाली होती है ना, ये इसके पीछे की तरफ, इस तरफ, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड ये नीचे की तरफ, और जेड एक्सिस की नेगेटिव साइड ये वाली, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आई कैप, जे कैप, के कैप का आपको फंडा समझ में आ गया। अभी थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से और डायरेक्शंस भी डिराइव कर लेंगे। अभी तो हमें 3 ही डायरेक्शन मिली है, एक तो 3 की भी 6 बोल सकते हो आप, मतलब एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसके बाद पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, तो हमें 6 डायरेक्शन मिली है अभी तक। अब इनके कॉम्बिनेशन से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस बना लेंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारी क्या, मतलब कोई भी डायरेक्शन इन तीनों की हेल्प से बताई जा सकती है, इन तीनों की टर्म्स में बताई जा सकती है। कैसे?